बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए हुए सरकारी अफसर बन सकते हैं और इन्हीं पदों पर अब सरकार आपको नौकरी देने वाली है, नौकरी दे रही है। लेकिन अब इस लेटरल एंट्री पर बवाल हो गया है और आज आपको यही समझना है कि विपक्ष ऐसा क्यों दावा कर रहा है कि मोदी सरकार ने आरक्षण खत्म कर दिया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए क्या है लेटरल एंट्री जिस पर बवाल हो गया है। दूसरा, आरक्षण खत्म होने पर आखिरकार विपक्ष क्यों भड़का है। तीसरा, सीधे सरकारी भर्ती में आरक्षण पर आखिरकार कानून क्या कहता है। चौथा, मोदी सरकार ने क्यों शुरू की लेटरल एंट्री, ये भी आपको समझना बेहद जरूरी है। और पांचवा, लेटरल एंट्री से भर्ती होने वालों के साथ आखिरकार क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। और आई एम श्योर आपने एक ऐसी एड यूपीएससी के द्वारा अब तक देख ली होगी। अगर आप थोड़े से भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपको पता होगा कि 45 यानी 45 पदों पर सरकार ने नौकरी निकाली है। और इन 45 पदों पर, और ये कोई छोटी मोटी नहीं है, ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरीज लेवल की नौकरियां हैं। और इसमें मजे की बात यह है कि जरूरी नहीं है कि आपने यूपीएससी क्लियर कर रखा हो। अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप सरकारी अफसर बन सकते हैं। लेकिन इस पर बवाल हो गया है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये लेटरल एंट्री जो बवाल हो गया है, इस पर ये आखिरकार होती क्या है। तो देखिए, अफसर बनने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो आप वही जो सब लोग करते हैं, यूपीएससी दीजिए, आईएएस अफसर दीजिए और एग्जाम आपको क्लियर करना होता है यूपीएससी का, और उसके बाद आप अफसर बनते हैं। फिर धीरे धीरे जब आपका कार्यकाल पूरा होता रहता है तो एक आप अफसर वाली पोजीशन पे पहुंचते हैं। अच्छा, तो दूसरा तरीका होता है वो है लेटरल एंट्री, और आज उसी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं। देखिए, लेटरल एंट्री के द्वारा मंत्रालय और विभागों में सीधी भर्ती होती है। यानी अगर आप आईटी सेक्टर में पिछले 20-25 सालों से काम कर रहे हैं और आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो सरकार ने आपके लिए नौकरी निकाली है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली है। देखिए, अगस्त 17 को ये नौकरी है, ये 45 पद हैं, जो 45 पद है, 45 पोस्ट पर नौकरी निकली है। और कौन कौन से पोस्ट हैं? ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी। और ये सारे जो हैं, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, यानी 3 साल तक के लिए। और फिर अगर आपका काम या परफॉर्मेंस वाइज देखी जाएगी तो 2 साल और उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 24 मंत्रालय में भर्ती प्रतिभाशाली लोगों के लिए 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सरकारी नौकरी मिलेगी आपको। और अगर अच्छा लगा काम तो 5 साल कर दिया जाएगा। देखिए, सिविल सर्वेंट लंबे कार्यकाल के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं। सबसे पहले तो वो यूपीएससी क्लियर करते हैं, फिर जब वो हो जाता है तो एक लंबे तौर पर जो है आईएएस रहते हैं, फिर उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं। तो अब जो है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कोई भी दूसरी पीएसयूज में भी काम करते हैं, तो उसके लिए आपको बिना यूपीएससी परीक्षा, जरूरी नहीं है कि आपने कभी सरकार के साथ काम किया हो, लेकिन अगर आप टैलेंटेड हैं, आपको अपनी फील्ड का पूरा ज्ञान है, तो आप और ये जितने भी यूपीएससी अफसर हैं उनके भी ऊपर बैठ सकते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी एक बहुत ही ऊपर वाली पोस्ट होती है। आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अगर आप गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे ना यूपीएससी, तो उसकी वेबसाइट खुलेगी और इधर आपको दिखेगा एडवर्टीजमेंट नंबर 54 2024 लेटर। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपकी एक डॉक्यूमेंट आता है, ये वाला, और जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट खुल जाता है। इस डॉक्यूमेंट में साफ लिखा हुआ है कि सरकार ने 45 पदों के लिए जो है पूरे के पूरे नोटिफिकेशंस निकाले हैं। और कौन कौन से पद हैं? ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी। और इसके लिए आपको अलग अलग फील्ड में अच्छी खासी, मतलब अपने फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं आपको एक बता देती हूँ, देखिए, अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसकी आखिरी तारीख है 17 सितंबर। और इन्होंने एक लिंक भी दे रखी है upsconline.nic.in। और जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पूरा का पूरा पन्ना खुलता है और इसमें आप साफ देख सकते हैं संयुक्त सचिव और निदेशक, उप सचिव स्तर के पदों की संविदा के आधार पर लेटरल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन। और जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन कौन सी ये सारी की नौकरी है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये 10 देखेंगे तो ये सब ज्वाइंट सेक्रेटरी वाले लेवल की है। और अगर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कौन कौन से फील्ड हैं, तो इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, सेमीकंडक्टर्स, एनवायरमेंट पॉलिसी, डिजिटल इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी एंड प्लान, शिपिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक। और फिर अगर आप ये पूरे देखेंगे, जितने भी डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के लिए है, सारे अलग अलग लॉज में, टैक्स पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल लॉ। और अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेरे पसंद का था, जो मुझे देखना था, वो मुझे देखना था कि भाई डिप्टी सेक्रेटरी डिजिटल मीडिया के लिए क्या होगा। तो जब मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे पता चला कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। सबसे पहले तो सैलरी जो मुझे मिलेगी वो कितनी मिलेगी पर मंथ? तकरीबन 2.5 लाख रुपए, 2,32,000। और इसके लिए क्या क्या? 35 साल से 45 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए मेरी, अगर मुझे नौकरी चाहिए तो। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सब 0 है, यानी अनरिजर्व्ड है ये, इसमें आरक्षण नहीं है।
और इसका कारण बताऊंगी कि आखिरकार इसमें आरक्षण क्यों नहीं है। और अगर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में, और अगर नीचे आप जाते हैं तो ये तो उम्र हो गई, आपने जर्नलिज्म का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, आपको अपने फील्ड की जानकारी होनी चाहिए, आपको पब्लिक पॉलिसी की जानकारी होनी चाहिए। और अगर ऐसे ही अगर आप जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट देखते हैं, उस पर मैंने क्लिक किया, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में, आरक्षण नहीं है। आपकी उम्र होनी चाहिए 40 साल से ऊपर और 55 साल तक, मतलब 40 से 55 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और जो पर्टिकुलर फील्ड है फाइनेंशियल का, आपको पता होना चाहिए। आपके पास साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और ये जो पोस्ट है वो न्यू दिल्ली में है। तो इसी तरीके से सारे के सारे जो 45 पद हैं उनकी डिटेल्स दी हुई है। और तो और इसमें साफ लिखा हुआ है कि कैसे आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए, आपकी जो सैलरी मिलेगी वो आपको किस हिसाब से मिलेगी वो पूरा का पूरा इधर दिया हुआ है। और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब जो विपक्ष ने इस पर सवाल कर दिया है, राहुल गांधी का अगर मैं ट्वीट पढ़ती हूँ, पोस्ट पढ़ती हूँ, कहते हैं नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी RSS कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोक सेवकों की भर्ती पर संविधान पर हमला कर रहे हैं। मैंने आपको बताया इन 45 पोस्ट में कहीं पे भी आरक्षण नहीं है। मतलब अगर आप SC ST और इन सब कम्युनिटीज से आते हैं तो आपको कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आपको अपने टैलेंट के आधार पर यहाँ पर ये नौकरी पानी होगी। राहुल गांधी लिखते हैं केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। यानी अगर जो लोग UPSC बनकर जो परीक्षा पास करके इतना साल नौकरशाही पे देते फिर उस पद पे आते हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो आपको डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी। और फिर देखिए आगे ये लिख रहे हैं IAS का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है राहुल गांधी। मायावती देख लीजिए, उन्होंने भी पोस्ट करके आपत्ति जताई है कि जो इन सरकारी नियुक्ति में SC ST व OBC वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो वो संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। फिर अगर आगे आ जाते हैं लालू यादव लिख रहे हैं बाबा साहेब के संविधान एवं आरक्षण की धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी और उसके सहयोगी दलों की सलाह से सिविल सेवा कर्मियों की जगह अब संघ लोक सेवा आयोग ने निजी क्षेत्र में संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन छापा है। और इसमें कोई सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकता है और ये संविधान के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है। तेजस्वी यादव भी बोलते हैं कि देखिए साफ लिख रहे हैं UPSC ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली हैं, लेकिन इसमें आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है। और ये सब सोची समझी शातिराना तरीके से आरक्षण को खत्म करने की पूरी प्लानिंग है। देश की 90% आबादी का हक खाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी, तेजस्वी यादव। फिर तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी लिख देते हैं, वो ये कहते हैं कि भाजपा ने आरक्षण पर डबल वार किया है। कैसे किया है? सोची समझी साजिश के तहत भाजपा जानबूझकर नौकरियों में ऐसे भर्ती कर रही है ताकि आरक्षण में SC ST OBC नहीं मिले। और दूसरी ओर फिर उन्होंने यूपी का भी जिक्र किया है और इस तरीके से बताया कि राहुल गांधी हर बार ये चीज कहते रहे हैं और आपको साफ दिख रहा है कि कैसे आरक्षण खत्म कर दिया है, कैसे प्राइवेट सेक्टर से उठा के और अपने जितने भी फेवरेट वाले लोग हैं शायद उनको रख दे। इस तरीके से अखिलेश यादव भी लिख रहे हैं भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से UPSC के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। और अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए अगर आपको ये पूरा का पूरा मामला समझ में आ गया है ना, तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग खड़े रहें। यानी 2 अक्टूबर को आप सभी को, यानी जो इनके फॉलोअर्स हैं उनको कह रहे हैं कि जनता को जागना चाहिए और 2 अक्टूबर को पूरा का पूरा हम आंदोलन करेंगे कि कैसे कॉर्पोरेट वाले लोगों को सरकारी उसमें डाल के ये पूरा का पूरा कॉर्पोरेट हाथों में देना चाहता है सिस्टम, ये जो भी मोदी सरकार कर रही है। फिर चंद्रशेखर आजाद ने भी इतना ही लंबा पोस्ट किया है और इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि जो सीधे सरकारी भर्ती में आरक्षण पर आखिरकार कानून क्या कहता है। तो देखिए आपको पता होगा कहीं पे भी आरक्षण मिलता है सरकारी नौकरियों में तो एक 13 पॉइंट का रोस्टर फॉलो किया जाता है। वो क्या होता है आगे बताऊंगी, लेकिन लेटरल एंट्री के लिए साफ कर दिया गया है, एक अखबार में भी आज छपा है इंडियन एक्सप्रेस में, कि पूरा का पूरा, क्योंकि अगर आप 13 पॉइंट रोस्टर बनवाते हो और उस हिसाब से नौकरियां देते हो तो उसमें तो रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन क्योंकि जितनी भी 45 पोस्ट निकली है अलग अलग डिपार्टमेंट की एक एक पोस्ट है,
तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आरक्षण दिया जाए। और बेहतर तरीके से समझाती हूँ, ये है वो 13 पॉइंट रिजर्वेशन रोस्टर जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और एक बार आप ये डायग्राम देख लीजिए। अब मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ और पहले कहानी बताती हूँ कि क्या हुआ। मई 15, 2018 को एक सर्कुलर आता है DOPT का, और वो लोग ये कहते हैं कि भैया ये जितने भी लेटरल एंट्रीज हैं उसमें आरक्षण होना चाहिए, चाहे वो छोटे समय के लिए हो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ना, चाहे वो बड़े समय के लिए हो। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा भी इसको पूरा समर्थन मिलता है कि हाँ भाई रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन नवंबर 29, 2018 29 नवंबर को जब फर्स्ट राउंड चल रहा था लेटरल रिक्रूटमेंट के लिए कि ऐसी कोई पॉलिसी के लिए कि हम अगर बाहर से किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिखते हैं, तो फिर DOPT की जो एडिशनल सेक्रेटरी है सुजाता चतुर्वेदी, उन्होंने कहा किसको, UPSC के सेक्रेटरी राकेश गुप्ता को, द कैंडिडेट्स टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, ऑटोनॉमस बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, यूनिवर्सिटीज वुड बी टेकन ऑन डेप्यूटेशन। डेप्यूटेशन का मतलब होता है कि छोटी अवधि के लिए, भाई आपको पूरी तरीके से परमानेंट नौकरी नहीं मिल रही है, आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 साल तक हो सकता है। और इसमें हमको ज़रूरत नहीं लगती है कि हमें इसमें आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि ये सिंगल पोस्ट है। हर डिपार्टमेंट में हम एक सिंगल पोस्ट निकाल रहे हैं, तो उसकी हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती है। और तो और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, लेकिन फिर भी विभाग ने कहा कि देखिए अगर आवेदन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में SC ST और OBC अगर आते हैं तो हम उनको उस हिसाब से प्रायोरिटी देंगे, वो अलग बात है, लेकिन कानून के हिसाब से हमने इनको रिजर्व सीट नहीं रख रखी है। अब 13 पॉइंट रोस्टर का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज कीजिए OBC कोटा 27% है, तो आप 100 में 27 का भाग दे दीजिए, कितना आता है 3.7। मतलब इस रोस्टर के हिसाब से हर चौथी पोजीशन में OBC को आपको देना पड़ेगा, यानी उनको आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ये देखिए इधर मैंने लिखा हुआ है। फिर एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, सपोज SC का रिजर्वेशन है 15%, तो 100 में आप 15 का भाग दे दीजिए, कितना आता है ये देखिए SC, ये 6.66 आया। तो अब आपको हर 7वीं पोजीशन पे, फिर आप 13 पॉइंट रोस्टर पे आ जाइए, हर 7वीं पोजीशन पे आपको SC कम्युनिटी से जो भी आया है उसको प्रायोरिटी देनी होगी। फिर अगर आप ST का देख लेते हैं, ST का कितना रिजर्वेशन होता है 7.5%, यानी अगर आप इसमें 100 का भाग दे देते हैं 7.5 से, तो 13.33, यानी हर 13वीं पोजीशन पर आपको ST को रखना पड़ेगा। और आप ये देख सकते हैं, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो रोस्टर है और किस हिसाब से, किसके परसेंट के हिसाब से प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो ये, और एक 200 पॉइंट का रोस्टर भी आता है, इस हिसाब से रिजर्वेशन दी जाती है। तो देखिए अगर हम कानून में देखें तो उस तरीके से इसमें आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसका विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। चौथा देखिए, आखिरकार मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री शुरू क्यों की, तो मैं आपको पूरी टाइमलाइन बता देती हूँ। 1966 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो बनी थी, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर बनी थी, गृह मंत्रालय ने बनाई ARC, और मोरारजी देसाई उस टाइम पे चेयरमैन थे। वो इस पूरी कमिटी को उन्होंने लीड किया था। और 1970 में यही कमिटी कहती है, जो फर्स्ट आर्क रिकमेंडेशन है, कि भैया जरूरी नहीं है कि जो जितने भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, उधर का ही हम टैलेंट यूज करें। हम ये भी तो कर सकते हैं कि अगर कोई अपनी फील्ड में, सपोज साइबर सिक्योरिटी, तो कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसको साइबर सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ पता है, उसको 30 साल हो गए काम करते हुए, तो उसकी सर्विसेज क्यों ना हम सरकारी कामों में इस्तेमाल कर ले। ये आइडिया था इसके पीछे। तो रिकमेंडेशन यहाँ से आई, 2004 से होटा कमेटी से आई, फिर 2009 में सेकेंड ARC रिकमेंडेशन, और ये कमीशन ही बनाई गई थी ये जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होते हैं उनको बेहतर करने के लिए। फिर 2016 में ऐसी ही एक कमेटी थी, बासवा कमेटी, उसने भी ये बोला कि ऐसा हमें करना चाहिए। फिर 2017 में नीति आयोग वो था जिन्होंने लेटरल एंट्री का आइडिया निकाला, और तो और कुछ सेक्रेटरीज भी थे साथ में। लेकिन उस वक्त जो UPA सरकार थी, यानी मनमोहन सरकार थी, उन्होंने ऐसा कोई भी आइडिया मानने से इनकार कर दिया। लेकिन ये जब मोदी सरकार के पास आया तो उन्होंने उस पर विचार विमर्श किया, उसमें कुछ बदलाव करवाए, और 2018 में मोदी सरकार ने इसके तहत लेटरल एंट्री के तहत भर्ती निकाली। और 2019 में लेटरल एंट्री के तहत 9 भर्तियां हुई, पहली 9 भर्तियां हुई। और मैं आपको बता दूं, सरकार ने राज्यसभा में ये बता रखा है 5 सालों में 63 भर्तियां हुई हैं, जिसमें से इन भर्तियों में से अभी 57 ही काम कर रहे हैं उन भर्तियों पे। और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं बता दूंगी। यानी लेटरल एंट्री के द्वारा अभी तक 63 ऑफिसर्स हायर किए जा चुके हैं, लेकिन अभी 57 ही अपने अपने पदों पर काम कर रहे हैं। सरकार ने राज्यसभा में ही पूरी जानकारी दी है। और तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है DOPT, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, इन्होंने बताया कि भाई हमने ये क्यों लाया,
ये पूरा का पूरा मुद्दा क्यों लाया है? वो इसलिए लाया है, इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो हमें नया टैलेंट चाहिए जो कि एक्सपर्ट्स ऑलरेडी किसी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, तो हमें उनका टैलेंट सरकारी कामों में इस्तेमाल करना है। और दूसरा, कभी कभी सरकार के पास भी मैन पावर की कमी हो जाती है, तो हम उससे बेहतर रिप्लेस करना चाहते हैं और हम अपनी पॉलिसीज़ को और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। ये जितेंद्र सिंह का कहना है, जो कि MOS थे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के। अब देखिए, डोमेन एक्सपर्टीज़ वाले लोगों से काम लेना, यही सरकार का पूरा आइडिएशन है इस पूरे मामले पे। लेकिन आखिरकार सवाल ये आता है कि जो लेटरल एंट्री में भर्ती होने वाले जो अफसर होते हैं, उनके साथ होता क्या क्या है। तो कुछ रिपोर्ट्स बता देती हूँ और कुछ कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। एक तो ये आउटसाइडर सिंड्रोम होता है कि बाहरी लोग, कि एक तो जो शुरुआत से ही नौकरशाही में है, शुरुआत से उसने सरकारी तरीके से गया है, वो यूपीएससी फाइनल मतलब यूपीएससी से उसने परीक्षा देकर फिर आगे वो उन्हीं सबके साथ किया है। तो अगर कोई बाहरी अचानक से, अगर सपोज मैं ही हूँ, अचानक से मैं सपोज 45 ईयर्स की हूँ और अगर मैं जा रही हूँ, मुझे डिजिटल मीडिया में वो डिप्टी सेक्रेटरी की नौकरी मिल गई, तो मेरे लिए वो पूरा सेटअप बहुत नया होगा, लोग नए होंगे, सिस्टम नया होगा, तो मुझे वहाँ पे एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। और जो वो वाले लोग होंगे वो शायद मुझे बाहरी माने, मेरे साथ अच्छा सुलूक ना करे, कॉर्पोरेट माइंडसेट। अच्छा, मेरा क्या कॉर्पोरेट होगा कि मुझे प्रॉफिट देखना होगा, मुझे देखना होगा कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ये जितने भी पब्लिक सर्विस में होते हैं, उनका मुद्दा इतना ही होता है कि जनता की सेवा करनी है, उनका माइंडसेट ये होता है। तो ये दोनों क्लैश करता है। एक तो आप बिजनेस की तरह सोच रहे हैं, प्रॉफिट की तरह, पैसे की तरह सोच रहे हैं, लेकिन जो दूसरा है आपके साथ, जो नौकरशाही में होते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, वो लोग पब्लिक सर्विस का सोचते हैं, तो इधर क्लैश हो जाता है। नौकरशाही वाली ट्रेनिंग नहीं और सिस्टम में फिट नहीं हो पाते। यानी शुरुआत से सरकारी सिस्टम के द्वारा हम जो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग अलग हुई होती है, लेकिन जो सरकारी सिस्टम में होते हैं उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, तो यहाँ पर क्लैश हो जाता है। 2019 भर्ती वाला एक अफसर हफ्तों में छोड़ गया था, यही रिपोर्ट बता रही थी मैं आपको। 2019 में जो पहली 9 भर्तियां हुई थी लेटरल सिस्टम के द्वारा, उसमें से एक अफसर हफ्तों में छोड़ ही गया, क्योंकि वो कोप अप ही नहीं कर पाया, वो वहाँ के तौर तरीकों को सीख ही नहीं पाया, उसके लिए एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक हो गया कि उसने छोड़ दिया। फिर एक और ऐसा केस आया था कि 3 साल बाद एक अफसर फिर प्राइवेट में लौट गया कि भाई उसको उतना सेटिस्फैक्शन वहाँ पे मिला नहीं। वो चाहे अच्छी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, अच्छे पैसों के लिए वहाँ पे चला तो गया, लेकिन वो वापस से अपने प्राइवेट सेक्टर में आ गया क्योंकि उसको वहाँ पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो ये ऐसे कुछ केसेस हैं। लेकिन अब आपको हायरार्की भी समझ लेनी चाहिए। तो देखिए, सबसे ऊपर की जो पोजीशन होती है वो सेक्रेटरी की होती है, फिर एडिशनल सेक्रेटरी की होती है, फिर जॉइंट सेक्रेटरी आता है जिसके लिए पद निकले हैं 10, फिर डायरेक्टर्स आते हैं और फिर डिप्टी सेक्रेटरीज आती है जिनके लिए अभी 45 पोस्ट इन तीनों पोजीशंस के लिए निकली हैं। इन तीनों को यहाँ पर ऊपर रिपोर्ट करना होता है, ये हायरार्की चार्ट होता है। तो अभी इन 3 पदों के लिए, और ये 3 पद भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यानी ये मिड सीनियर से हाई सीनियर लेवल पर पोस्ट होते हैं। और अगर जो यूपीएससी करके गया है तो बेसिकली उनको जो एकदम जूनियर स्तर पे है, तो यूपीएससी पास करने के बाद भी उनको डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये मिड सीनियर पद होता है। और इसलिए भी सरकार ने एक पर्टिकुलर एज लिमिट रखी है कि जितने भी सीनियर हैं वही इस पद के लिए एलिजिबल हैं। और तो और मैं आपको एक और बता देती हूँ, सोशल मीडिया पर ये पोस्ट है, जब मैं पढ़ रही थी, जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो एक जाने माने पत्रकार हैं, वो ये लिखते हैं कि ऐसा जो भी विपक्ष कह रहा है कि आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी सरकार, और उन्होंने कर दिया है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ ऑर्डर्स बताए हैं डीओपीटी और होम डिपार्टमेंट के। उन्होंने ये लिखा है कि देखिए, सरकार ने हमेशा एकदम जो है सुनिश्चित किया है कि इन सारी चीज़ों में आरक्षण मिलना चाहिए, और जितने भी ऑर्डर्स हैं उन्होंने फैक्ट्स के द्वारा बता दिए हैं। तो इस तरीके से अब इस पूरे सिस्टम पे बवाल चल रहा है। और इस पे देखिए, आवेदन अगर आपको भी करना हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आरक्षण तो है नहीं। अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है, मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया है, लेकिन अब ये राजनीति में आ गया है, यानी अब इसमें पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। और अब देखिए, सरकार ने पद निकाल दिए हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भर के ही रहेंगे। और कुछ वो 45 जो भी प्रोफेशनल्स होंगे, वो कैसे वहाँ पर प्लेस होते हैं, उसमें से एक आप भी हो सकते हैं। अब इस मुद्दे पर आगे क्या होगा, सरकार क्या कोई सफाई देती है, क्योंकि विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है, ये तो आगे पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुझे ज़रूर बताइए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। न्यूज़ 24 देखने के लिए शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।